आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है। हम अक्सर वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं या ज़रा सी बात पे खफा हो जाते हैं, प्रिंसिपल स्टांस ले लेते हैं, उसूली बात करते हैं, हम उनको अनापसंद समझते हैं। लेकिन द रियलिटी इज़ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट सब में होनी चाहिए। आपका जो तासुर आपके अपने बारे में है, ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे, तमाम एक्सपीरियंसेस वही आपको रिफ़्लेक्ट बैक करेंगे। अगर आप अपने आप को कमतर समझते हैं या आप सबकॉन्शियसली भी अपने आप को इज़्ज़त नहीं देते, अपने आप को अहम नहीं समझते, तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको यही मैसेज दोबारा मिलेगा, यही आईना दिखाया जाएगा। आप लोगों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौका है आपके लिए अपने आप को दोबारा बिल्डअप करने का, इस बात को रियलाइज़ करने का कि जी ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लोगों को ट्रेन किया है ऑफ हाउ टू ट्रीट मी। सो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, अपने आप को इज़्ज़त हम कैसे दे सकते हैं। और अगर आपको महसूस हो कि किसी जगह पे आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार, आपकी अहमियत में कमी आ रही है, तो वहाँ से अपने आप को अलग करना या डिटैच करना, किस तरह उसको अमल में लाया जाए। ये कई दफ़ा हम बातें कह देते हैं, करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा आपने ये सुना होगा मुहावरा कि रोज़ रोज़ का आना जाना आपकी इज़्ज़त और आपके वक़ार को, किसी जगह पे आपकी अहमियत को कम कर देता है। लेकिन इसके बावजूद हम रोज़ाना माफ़ कीजिएगा कई जगहों पे जाते भी हैं। अच्छा, बाय द वे, इसमें आपको फ़िज़िकली जाना भी सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसमें अगर आप ऑनलाइन भी देखें, मैं कल किसी की बड़ी अच्छी बात सुन रही थी, एज़ यू नो आई फॉलो रॉबर्ट ग्रीन। उसने कहा कि लेट पीपल वंडर वे यू आर। अगर आप रोज़ाना अपने बारे में अपडेट दे रहे होंगे तो आपकी अहमियत कम होती जाएगी। पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो उसने फिर मिसालें दी, बियॉन्से की मिसाल दी कि वो 3-4 साल के लिए गायब हो जाती हैं, फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त एल्बम के साथ आती हैं। अगर सोशल मीडिया से पहले के ज़माने की बात की जाए तो माइकल जैक्सन भी यही करते थे कि 3-4 साल के लिए गायब हो जाते थे। तो फिर लोगों की आपकी तरफ जो चाहत है, जो लोगों के जो आपकी तरफ इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अपने आप की इज़्ज़त का ख्याल रखना आपका अपना काम है। आइए इसको आज के मौजू में लेके आते हैं और इस पे जब हम बात करेंगे तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो छोटी छोटी गलतियां हैं जहां आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे होते हैं या होने देते हैं, एंड व्हाट कैन यू डू टू रिवर्स इट। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है, हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत काजी का, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। एज़ यू नो ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान, जो कि हेड ऑफ़ HR हैं एट अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एंड एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच एनी फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं यमशा यावर बेग, हु इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड अ CEO ऑफ नेक्सस मार्केटिंग। बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पर मौजूद होने का। सबसे पहले अगर रमशा आपसे शुरुआत करूँ, कई ख़वातीन ये बात करती हैं कि अगर वो टीम मेंबर्स हैं और किसी भी टीम के साथ काम कर रही हैं तो उनकी बात को, उनके मशवरे को, उनके ख़याल को, उनके पर्सपेक्टिव को इतनी अहमियत नहीं मिलती। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो वो क्या करे? देखिए, अहमियत इंसान ख़ुद अपनी बनाता है, अहमियत आपको कोई भी नहीं देता। अगर एक इंसान इस वक्त इस स्टूडियो में भी कोई एंटर करेगा तो वो अपनी अहमियत हमारे सामने ख़ुद अपने लिए बनाएगा। हम यूँ ही किसी भी एंटर होने वाले को अहमियत देना शुरू नहीं कर देंगे। एंड इट डिपेंड्स हाउ यू ट्रीट अदर्स, बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ समथिंग व्हाट यू गिव फर्स्ट देन यू गेट इट। तो अहमियत की अगर बात है तो हमारी यहाँ की ख़वातीन को शायद बचपन ही से एक ब्रॉटअप होता है। माँओं की तरफ से अक्सर एक छोटी सी लैकिंग होती है, वैसे तो माएँ अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन एक छोटी सी हमारी मेंटालिटी में लैकिंग है कि मैन फर्स्ट, भाई को पहले दो, अब्बू को पहले दो, तुम बाद में। इवन अगर हम खाने की बात भी करते हैं तो खाने में जो सबसे ख़ास चीज़ होती है वो पहले घर के लड़कों को दी जाती है, मर्दों को दी जाती है, फिर लड़की को दी जाती है। तो वो शायद शुरू से ही फील करना स्टार्ट कर देती है कि आई एम समहाउ लेस, अ लिटिल लेस। तो ठीक है, अगर कुछ कम मिल रहा है तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, और ये बात मिलने से लेकर फिर उसके बाद मर्ज़ी तक पहुंच जाती है। Exactly. अगर आप घरों में देखें, आमतौर पे ये बात मनवाना कदरे आसान है कि एक लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाहे, यानी भाई, और ऑन दी अदर हैंड अगर लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहे तो एक रवैये नहीं होते। सो हैविंग सेड दैट, हमारे माशरती रवैये आप में कहीं ना कहीं इस एहसास कमतरी को जन्म देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इसको जेंडर लेंस से एक मिनट निकाल दूँ एनी, हम लीडरशिप सर्कल्स में या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में या बोर्ड मीटिंग्स में क्या देखते हैं
क्या लीडर जो अपनी अहमियत जताता है वो वाकई सबसे कॉम्पिटेंट होता है, या समटाइम्स ही इज़ जस्ट द लाउडेस्ट एंड द मोस्ट कंट्रोलिंग एंड द मोस्ट अग्रेसिव? हमारे यहाँ अग्रेशन को भी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इक्वेट कर देते हैं ना। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिद्रा, जो मेरी लर्निंग और ऑब्जर्वेशन रही है ना, वो ये रही है कि जितना जो स्पेशली अगर आपने बात की ना बोर्ड रूम्स की, स्पेशली आपने बात की कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की, तो जो मेरी लर्निंग्स रही है तो वो तो ये रही है कि द मोर यू ग्रो, आपको एक सर्टन स्किल है जो कि पीपल स्किल है, वो सीखनी है। जैसे इन्होंने बहुत बेसिक लेवल पे उस लेंस से बताया कि रिस्पेक्ट देने से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो लाउडेस्ट वन से हम पीछे हटते हैं, इसलिए नहीं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनकी बाउंड्रीज़ का ख्याल कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उनसे दूर भागते हैं। मेरा अपना मानना ये है। तो अगर कोई शख्स बोर्ड रूम के अंदर बहुत चीख चिल्ला के बात कर रहा है, तो लोग अगर उससे बात नहीं कर रहे, तो अगर तो वो समझदार है। जैसे कि अगर मैं अपने लिए सेल्फ इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स रखती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ्लोर के ऊपर या सिस्टम्स के अंदर हो रहे हैं, जो बग्स हैं, राइट, यानी कि जो नहीं होने चाहिए, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब है कि मैं लोगों का वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाई। ये मेरे लिए मेरा लेंस होगा। अगर ये इस वजह से है कि मैं लाउड हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए सेल्फ इवैल्यूएशन पैरामीटर होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लाउड होने, जितने भी लोग लाउडर इन द बोर्ड रूम या लाउडर इन द कॉन्फ्रेंस होते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम कहते हैं यार ये हमारी कोई भी बात पकड़ के हमें ही ना सुनाना शुरू कर दें। अच्छा, और इसमें ये भी चीज़ है ना कि जहाँ हम अपनी इज़्ज़त की बात कर रहे हैं कि आप अगर बॉस है तो आप अहम फील करें, आप टीम लीडर हैं तो आपकी इज़्ज़त की जाए, या आपने अगर मेहनत की है तो उसको सराहा जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए। अ लॉट ऑफ पीपल मेक द कन्फ्यूजन रमशा के रिस्पेक्ट और कंट्रोल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि अगर हर चीज़ हमारे कंट्रोल के मुताबिक चल रही है तो इसका मतलब है हम रिस्पेक्टेड हैं। आप घरों में भी देखें, जब लड़ाई हो जाती है या घर का सरबराह अगर मर्द है तो वो किसी बात में जब गुस्से में आता है तो वो उसको महसूस होता है कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। बट दरअसल इट इज़ द मोमेंट व्हेन ही फील्स ही इज़ लूजिंग कंट्रोल। क्या कहोगी इस पर? आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही वैसे, क्योंकि अक्सर घर के सरबराहों की बात करें या इदारों के सरबराहों की बात करें, हाँ, उन्हें लगता है कि डर और कंट्रोल से वो अपनी इज्जत बना सकते हैं शायद, और लोगों से वो करवा सकते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। हाँ। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि अगला इंसान जो उनके लिए कर रहा है, ये शायद उनको थोड़ी सी इज्जत दिखा भी रहा है, वो अंदर से उनकी इज्जत नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इज्जत करवा नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि इज्जत तकलीफ भी दे रहे हैं। Exactly. अगर घर का सरबराह है और आपके मद्दे मुकाबिल आपकी औलाद है और वो औलाद टीनेज में है, जवानी में है, नौजवानी में है, आप उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ करा रहे हैं और दुहाई ये दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो तुम्हें ये करना है, तो वो बेचारा हो सकता है मजबूरी में कर तो दे, लेकिन वो दिल से ना आपकी इज्जत कर पा रहा है, बल्कि तकलीफ़ में है वो उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। यही चीज़ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होती है। अगर औलाद की बात करें तो औलाद फ़र्ज़ के तौर पे वालिदैन की इज़्ज़त ज़रूर करती है, लेकिन अगर वालिदैन अपनी इज़्ज़त दिल से ना करवा पाएँ तो उस रिश्ते का आप सोचें कि क्या एक आउटकम निकलेगा आगे जाकर उस औलाद की ज़िंदगी पे, आगे जाके इसके असरात क्या होंगे। और आप उसको एक बड़ी गलत सीख दे रहे हैं। मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहावत सुनी थी एनी के, व्हेन यू टेल अ चाइल्ड कि आप बहुत बुरे हो, अगर तुम मेरी इज़्ज़त, यानी इस तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन आप उसके साथ करते हैं, तो औलाद का अपने वालिदैन के साथ रिश्ता ये होता है कि औलाद कभी वालिदैन को बुरा नहीं समझेगी, बल्कि वो तमाम ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी कि इसका मतलब है मैं ही बहुत नाकारा हूँ एंड आई एम फेलिंग एज अ चाइल्ड। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट इनटू लाइट। मुझे मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि बच्चों के होते हैं, और वो जो हम कहते हैं ना कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जो उन्हें पता नहीं होता, लेकिन जब वो बहुत अपने आप को अनफोल्ड करना शुरू करते हैं तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि अल्टीमेटली ये वो वाले सारे डायलॉग्स हैं जो कि उन्हें कहा गया यार तुमसे तो कुछ होगा नहीं, हमें तो मुसीबत ही हो गई कि तुम हमारे घर पैदा हो गए, तुमने तो परेशान ही कर दिया, तुमने तो परेशान कर दिया, जब से तुम पैदा हुए ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात हैं। अब आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि हम उस पेरेंटिंग वाले एंगल में, लेंस में जाते ही नहीं है। वी फील लाइक वी बिकम पेरेंट्स, वी आर नॉट ट्रेंड फॉर बीइंग अ पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलतियाँ बहुत दूर जाकर उस ऐसा आउटकम हमें दिखाती हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनका बड़े होकर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, जो फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ। प्रोफेशनल तो छोड़ें, वो अपने पर्सनल लाइफ तक को नहीं संभाल पाते। और ये वो सारी चीज़ें, खौफ उनके दिल में जो बचपन में बैठा था, जो वो सेल्फ ब्लेम में चले गए थे कि आई एम नॉट इनफ टू डू एनी थिंग, आई कैन नॉट मेक माई पेरेंट्स हैप्पी,
व्हेन दे बिकम पेरेंट्स दे कैन नॉट मेक देयर किड्स हैप्पी। अच्छा, ये जो शेम एंड गिल्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल, बहुत कॉमन है कि जो भी अथॉरिटी पोजीशन पे है, चाहे वो घर का सरबराह है, पार्टनरशिप में है, तो आप ये देखेंगे शौहर या खाविंद इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा होता है। ऑफिस में जाएं तो बॉस या जो भी शख्स आपके ऊपर है जिसको आपने रिपोर्ट करना है, वो इस तरह के हथकंडे अपना सकता है। जब अपनी इज़्ज़त की, अपनी पोजीशन की दुहाई दी जाए और आपसे वो करवाने की कोशिश की जाए, और मुख्तलिफ बटन होंगे, कभी आपको खौफ दिलाया जाएगा, कभी हरासा किया जाएगा, कभी इमोशनल किया जाएगा। इन टैक्टिक्स से क्या आप असल में इज़्ज़त करवा पाते हैं? बल्कि ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप बड़े रिप्लेसेबल हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट कि चलें, अगर आपसे ये गलती हो ही गई है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ फील करते हैं कि आपको ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही, तो क्या आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप इस सिचुएशन को बदल सकें? अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात हमने ब्रेक के दौरान डिस्कस की कि कई दफ़ा आप स्लाइटेड खामखा भी फील कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ को इस नज़रिए से देखने की कि मुझे कितनी इज़्ज़त मिल रही है और दूसरे को किस तरह का रवैया मिल रहा है, क्या मुझे प्रोटोकॉल मिलता है, नहीं मिलता। यानी विदाउट एक्चुअली किसी पे इल्ज़ाम लगाए, मैं देखती हूँ कि कई लोग जिनको सिविल सर्विस में आदत होती है, उनको प्रोटोकॉल की बढ़िया, मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस में देखा है स्पीकर्स आके कहते हैं कि नहीं जी, मुझे इस तरह बुलाया जाएगा, मेरा प्रोफाइल बताया जाएगा, मुझसे चीफ गेस्ट से पहले आप बुलाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अहमियत देने की आदत होती है, ये भी आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। हम अक्सर अजराहन मज़ाक के मिसाल दे रहे होते हैं कि अक्सर हमारी पाकिस्तानी शादियों में कुछ रिश्तेदार इस बात पे ज़रूर नाराज़ हो जाते हैं कि हमें स्टेज पे नहीं बुलाया, हमें ससुराल वालों से नहीं मिलवाया, हमें हेड टेबल पे नहीं मिलाया। तो ये वाली जो इज़्ज़त है, हम इसका जिक्र नहीं कर रहे, हम एक्चुअल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू सॉर्ट ऑफ डिस्कस। हमारे साथ अब मौजूद है डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि ये जो ख़ानदान के कुछ लोग हैं जिनका यही फिनोमेना रहता है कि यार मुझे तो इज़्ज़त ही नहीं दी, मुझे सही प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये विक्टिम मेंटालिटी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? इस पे जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? मुझे लगता है पहले तो उन पे ख़ुद पे भी आयद होती है। हाँ। कि जो जिनकी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे वहाँ पे जाके वो इज़्ज़त नहीं मिली मैं जो चाह रहा था। मतलब अगर आपकी लाइफ वाकई बिज़ी है, आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो शफल हुई हुई हैं, तो आपको इतना बॉदर नहीं होता। लेकिन जब आप बहुत फारिग दिमाग होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मैग्नीफाई होकर नज़र आती हैं। ठीक, और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आप ऐसी मेंटालिटी रखते हैं तो आप दोस्त भी वैसे ही बनाते हैं, आप अट्रैक्ट उसी की तरफ होते हैं जो वैसे ही मेंटालिटी रखता है। तो जब वो बात 1+1 होती है तो वो 11 बन जाती है। अच्छा जी, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें ऊपर नहीं उठाया, ओ मेरे खुदा। अब वो बात इतनी सी थी, लेकिन जब वो बात सामने वाली या वाले या वाली के पास गई तो वो बात जो है वो एटम बम की तरह बन गई। अच्छा वजाहत, बिकॉज आई हैव यू एंड आई हैव एनी, लाइफ कोच भी मौजूद है, साइकेट्रिस्ट भी मौजूद है, हम अक्सर हमारे तमाम डिस्कशन में एक सबका फेवरेट विलन है नार्सिसिस्ट। इतनी बात हम करते हैं, हमने ज़द-ए-आम कर दिया। हर लड़की को लगता है कि उसका एक्स नार्सिसिस्ट था, हर लड़के को लगता है कि उसकी सास नार्सिसिस्ट है। आई मीन दिस इज़ बिकमिंग अ वर्बेटम। लेकिन कल मैंने एक और पर्सनालिटी टाइप के बारे में पढ़ा, अगेन टाइप 2 पर्सनालिटी, विच इज़ द जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। इसके बारे में मैं चाहती थी कि ज़रूर बताओ, बिकॉज अगैन दिस इज़ एक्सट्रीम आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन। यानी एक शख्स जो इस वक्त आपके लिए दुनिया में फ़रिश्ता है, आपके सारे दुखों का मदावा है, आपके लिए बेहतरीन साथी है, अगले ही लम्हे आपका इतना एक्सट्रीम मूड स्विंग है कि आप समझते हैं कि इसने आपको इज़्ज़त नहीं दी, आपके साथ बदतमीज़ी की। ये वाली जो पर्सनैलिटी है तो मुझे बड़ी ख़तरनाक लगी है, इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे तो लगता है पूरा एक शोज पे हम रखेंगे, क्योंकि ये तो फिल्म का ट्रेलर भी आधे घंटे में नहीं जा सकता। इसका जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी है ना, ये इसका एक क्लासिक साइन है। सही। और उसके साथ साथ इनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, कि कुछ ना कुछ खाली रहता ही है। फिर इनको ये डर होता है कि सामने वाला मुझे छोड़ रहा है या डिच कर रहा है, मुझे इन्होंने पीछे कर दिया है। तो जब ये माइंड सेट होगा कि मैं एम्प्टी हूँ, मुझे सामने वाला छोड़ रहा है और मैं खुद इमोशनली अनस्टेबल हूँ, तो नतीजा ये होता है कि आप कंट्रोलिंग बिहेवियर में चले जाते हैं, या आपको एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो फिर आगे जाके डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म भी करते हैं। अच्छा जनाब, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा बचपन से कि कट्स मारे हुए लोग होते हैं प्लेट से, हाँ। या तो फिर नींद की गोलियां खा लें, मरते नहीं हैं, बस वो हल्का फुल्का सेल्फ हार्म, ट्रेलर दिखाते रहते हैं, सुसाइडल थॉट नहीं है उनकी कि मैंने मर जाना है। समहाउ उनको ये पता होता है कि मैंने तो रेकलेस बिहेवियर है।
और किसी किस्म का भी रेकलेस बिहेवियर हो सकता है। बिल्कुल ये 3-4 ज़्यादा होते हैं, जिसमें कट्स मारना, अपने आपको टैटूज बनवा लेना, या बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करना कि लोग पलट के आपकी तरफ आ जाएं, अरे ये तुमने क्या किया, वी आर विद यू, कम ऑन, तो वहाँ पे उनको मजा आता है। ये बॉर्डर लाइन जो है ना, इसमें से एक ट्रेट है जो यहाँ के टॉपिक से मिलता है, वो ये है कि मुझे तुमने अटेंशन नहीं दी, हर दफा मैं विक्टिम हूँ, मेरी बेइज्जती कर दी है तुमने। हाँ बिल्कुल, है ना। और उसके ऊपर जो आप रिएक्शन लेते हैं और जो उसके बाद आप बार बार बातें करते हैं, यकीनन कई दफा तो मैंने देखा है एनी जो सुनने वाला होता है उसको भी ये यकीन हो जाता है कि हाँ शायद ये बेचारा है और मुझसे गलती हो गई है। ये बॉर्डर लाइन के ऊपर वजाहत इज एब्सोल्युटली राइट कि जो बात वो कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक बात ऐड करूँगी कि ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि जो सामने वाला बंदा होता है ना, उसको ग्रेजुअली, आई हैव सीन इट हैपनिंग, ग्रेजुअली वो इस फीलिंग में चला जाता है कि यार आई एम नॉट इनफ फॉर दैट पर्सन, और मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर तो उसके अंदर एम्पैथी बैंक ज़्यादा है, अगर नहीं है और वो रियलाइज़ कर ले कि यार ये ट्रबल, ये एम्प्टीनेस, ये कोना इसका खाली है, ये मैं तो क्या, ये कोई भी फिल नहीं कर सकता, तो वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ माई बेस्ट एंड आई डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा। क्योंकि सिद्रा, हम जिस भी रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हम अपनी एक इमोशनल साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, और अगर एक पल में इस तरफ एक पल में इस तरफ, तो जो सामने वाला है उसके इमोशनल स्टेबिलिटी पे कितना शदीद इम्पैक्ट आने वाला है। आप उसका जहन पोल्यूट कर रहे हैं ना, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि एक वक्त वो आप उसकी पूजा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन हैं, अगले ही लम्हे आप बहुत क्रूअल्टी के साथ, क्योंकि किसी ने बताया था कि यानी अगेन द आर्टिकल दैट आई वाज रीडिंग कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इज़ लाइक हैविंग नो स्किन, और आपकी बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स है जो आपके 90% बॉडी को कवर कर रहे हैं। यानी जो ज़रा सी बात अगर मैं उसको सोच कर रफ़ा दफ़ा कर दूं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कोई गुजर गया और उसने मुझे अहमियत नहीं दी, ये बात उनको 200 टाइम्स अफेक्ट कर रही होती है, और उस इफेक्ट के ज़रिए में वो बड़ी जालिमाना तरीके से लैश आउट करते हैं। यस, अच्छा, इसमें मुझे एक बात कह रही है कि इसका ना हाउ टू कैच इट, जब मैं सिर्फ इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, एंड सपोज करें कि द मैन इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, तो जो लड़की है एंड द गर्ल इज़ ट्राइंग टू प्लीज़ द मैन एज मच एज शी कैन। अब जब वो फ्लिप होगा ना, और जब फ्लिप होके वो वापस दोबारा से ऑन द पॉजिटिव साइड आएगा, तो वो आपको ये जताएगा कि मैंने जितना भी गुस्सा भी किया ना, ये सिर्फ उस मोहब्बत की वजह से है जो मैं तुमसे करता हूँ। ऐसी मोहब्बत है जिसमें प्यार की लड़ाई हो रही है, and तुमने मुझे गुस्सा ना दिलाया होता। and I would really love वजाहत to add on that कि, and to be very honest, ये सबसे most difficult है, because you know the more you go sink into that emotion as in a woman, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप इतना अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ लूज़ करते चले जाएंगे, बिकॉज यू वुड स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि सी वो मेरे लिए अपने हाथ काट रहा है, ये सब कर रहा हो, मैं अभी इनफ ही नहीं हूँ उसके लिए, मैं क्या करूँ कि ये खुश हो। इस पे तो बस आप शोन रखें, आप सही है, बात कर लेते हैं थोड़ी देर। मैं एक बात और करूँ कि इनका इतना कैरिस्मेटिक बिहेवियर्स होते हैं ना कि ये सामने वाले को सेलिब्रिटी भी बना देते हैं। ये अचानक इतना प्यार देंगे क्योंकि इनके अंदर इमोशंस ही तो है ना, इनस्टेबिलिटी, जब ऊपर चले गए तो फिर प्यार रोलर कोस्टर में बैठे हैं आप, इसका मतलब है कभी अचानक आप ऐसी बर्थडे कर देंगे कि आपको लगेगा कि मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई खूबसूरत आदमी है, औरत नहीं है, और वो इतना कुछ करेंगे, 10-15 दिन करेंगे, अब जब वो उन्होंने इतना कर दिया तो उनको इतना ही चाहिए, अब हम इतना नहीं दे सकते, हमारे इमोशन से नॉर्मल है, तो वहाँ पे जो फ्लिप करते हैं, फिर वहाँ पे गाड़ी से उतरना, चलती गाड़ी से कूदना, या चीजें उठा के मारना, या जब देखा कि सामने वाले पे मेरा काबू नहीं है तो अपने ऊपर ही कुछ कर देना, ये इनका टेक्निक होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अगेन द लिस्ट सेड दे आर वेरी ऑब्सेसिव एज वेल, यानी जो नॉर्मल से ज़्यादा आपको लगेगा कि अगर एक जहन में ख्याल फंस गया है तो वो निकलता नहीं है आसानी से। बहुत पुराने बियर ग्रजेस होते हैं इनके, अगर आज इनके साथ कोई वाकया हुआ है 2 साल के बाद उसी की बर्थडे आ जाए तो उस बर्थडे पे वो वाकया का जिक्र होना जरूरी है। ओहो। और वो उसी इंटेंसिटी से भी बात हो सकती है और उस दिन वो लड़ाई भी हो सकती है। मैंने तो इतने देखे ना, तो मुझे तो इतने केसेस अचानक याद आ रहे हैं, और इनमें सबसे प्रॉब्लम यही होता है कि पुरानी चीज को भूलते नहीं है, और जब भी बात करेंगे तो यहाँ तक कि रोना शुरू कर देंगे, डिप्रेशन में नहीं होंगे, लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, फुल मेकअप शेकअप जेल भी लगी हुई होगी, लेकिन बात ऐसे करेंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल ही घास चढ़ने गया हुआ है। Can I add in that? Yes, please, because अक्सर ऐसा होता है when people have such behavior, तो उनके माइंड में होता है कि अगर हमें सिंपैथी मिल जाएगी तो शायद we'll start gaining what we want,
अगला अगर हमसे सिंपथाइज कर रहा है, उसको पता है कि मैंने कट लगा लिया खुद को, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेरे पास आएगा, मेरे पास रहेगा, मुझे कंफर्ट करेगा और शायद उससे मेरी इज्जत बढ़ने लगेगी, वो मेरी तरफ ध्यान ज़्यादा देने लगेगा, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करता अगला इंसान उससे ना कोफ्त खा रहा होता है। अच्छा, कोफ भी नहीं, शुरू में तो अगर आप डिजीइंग इस यानी पहली दफ़ा आपने इस तरह की चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और मैं ये इसीलिए शो कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में बहुत यंग एज में शादी होती है, कोई बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं देखे होते, तो व्हेन दे आर मैरिड एंड दे आर लिविंग इन द शेयर्ड स्पेस, इस तरह के आप वाक़यात बहुत देखेंगे। अब बीवी है, वो आधे घंटे में आपसे अगर रब्ता नहीं कर पा रही, उसने 30 कॉलें कर दी, 40 कॉलें कर दी, दिस इज़ अगेन a sign of borderline personality. I'm not diagnosing her, लेकिन ये obsession है। दूसरी तरफ अगर आपका हस्बैंड लड़ाई के दौरान आपको ये थ्रेट कर रहा है कि ठीक है जी, तुम्हारी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं अपना सर फाड़ लूंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूंगा, अगेन these are all signs that we need to take seriously. तो ये चीज़ें जब आपके पास आती हैं तो कैसे काउंसल करती हो? क्योंकि अगेन दिस रूट्स डाउन टू, क्योंकि जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो आज का टॉपिक ही है कि तुमने मुझे अहमियत नहीं दी, तुम मेरी इज्जत नहीं करती, अगर तुम मेरी इज्जत करती हो या करते हो तो वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, इसके लिए द फर्स्ट फार्मूला है कि उस वक्त तो वो उस इमोशनल अनस्टेबिलिटी में है कि जिसमें आप उससे कोई भी बात करें दीवार पे सर मारने जैसा है, उस वक्त तो कोई भी डायलॉग करना वुड नॉट बी अ वाइजर डिसीजन फॉर इन एनी रिलेशनशिप, चाहे आप प्रोफेशनल बात करें चाहे आप पर्सनल बात करें। तो उस वक्त तो आपने सिर्फ उस फीलिंग ऑफ गिल्ट में नहीं जाना, लेकिन आपने सिर्फ सुनना है। सो यू कैन एक्चुअली गेट द पॉइंटर्स टू टॉक लेटर, राइट। अच्छा, अब इन पर्सनालिटीज़ का एक थोड़ा सा फ्लिप साइड ये होता है कि द मोमेंट आप इनके साथ किसी सॉफ्ट नोट पे बात करना शुरू करें, अदर मोमेंट ये फ़ौरन फ्लिप कर जाते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशंस ही होती हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। यस, तो आपको बहुत कम टाइम ऐसे मिलेंगे जब आप उनके साथ एक्चुअली टॉक कर सकें। इट्स अ कॉन्वर्सेशन, दे आर नॉट रिसेप्टिव टू कॉन्वर्सेशन, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो इसमें सबसे पहले मेरा मशवरा होता है वो ये होता है कि जो इसमें सबसे पहले देखें, इट्स द वेल बीइंग इज़ फॉर योर ओन सेल्फ फर्स्ट। तो आप अपने आप में ये बोझ ख़त्म करें कि यू आर डूइंग रॉन्ग, it lessens the burden and it gives you many solution to get the wiser continue करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये बात भी करेंगे। देखें, अगेन दीज आर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इसकी डायग्नोसिस टेलीविज़न प्रोग्राम पे बैठ के नहीं हो सकती। अगर इस तरह के आप किसी में ट्रेट्स देख भी रहे हैं, दे शुड सीक हेल्प। और अगर कोई ये महसूस कर रहा है कि जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं या उनके साथ होता है, तब भी बेहतरी पॉसिबल है। सो इन द लास्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम जब हम वापस आएंगे, हम ये बात करेंगे उन लोगों के पर्सपेक्टिव से जो हर दफ़ा ये फ़ील कर रहे हैं कि उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, अहमियत नहीं दी जा रही, या उनको बुरा फ़ील कराया जा रहा है, वो इस फीलिंग से कैसे निकले, वो इस विक्टिम माइंडसेट से, हेल्पलेसनेस से कैसे निकलें, वेरेवर दे मे बी ऑन द स्पेक्ट्रम। अच्छा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर इंसान इस फीलिंग से गुजरता है, बल्कि अगर इसको ट्रेस बैक किया जाए, क्योंकि हम अक्सर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे होते हैं। अगर आप पहली दफ़ा किसी बच्चे को किंडरगार्टन में भेजेंगे, अगर वो अपने घर में सबसे ज़्यादा लाडला है, छोटा बच्चा है, बहुत तवज्जो मिल रही है दादा से, दादी से, माँ बाप से, लेकिन यकायक जब आप किंडरगार्टन में पहुँचते हैं और आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पहली दफ़ा आपको ये झटका लगता है कि आप उतने अहम नहीं हैं, आप रो कर, टैंट्रम थ्रो कर कर, ज़िद कर कर अपनी बात नहीं मनवा सकते। और ये बच्चे के लिए बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है 2 से लेकर 5 साल तक के, कि उसको रूल्स को लेकर चलना है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी के एक ऐसे मौके पर हैं इन योर एडल्ट लाइफ जहाँ आप हर वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है और आपको अहमियत नहीं दी जा रही, तो आइए अपने पैनल से पूछते हैं कि इन फीलिंग्स के साथ, बिकॉज़ ये बड़ी लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं, ये आपको ज़िंदगी के हर मरहले में तंग करेंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो नहीं करने देंगी, आपको घरेलू ज़िंदगी में अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपको ये प्रॉब्लम देंगी। इस फीलिंग को कैसे एड्रेस करें, हाउ टू स्टार्ट फीलिंग फुल विद इन योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद रमशा। रमशा, अगर कोई शख्स इस फीलिंग से, इस दौर से गुजर रहा है जहाँ उसका कॉन्फिडेंस लो है और उसको लगता है कि लोग उसको अहमियत नहीं देते, बेशक वो किसी पर्सनालिटी टाइप या स्पेक्ट्रम पे हो या ना हो, आपका मशवरा क्या होगा उसको? अच्छा, इस हवाले से लोग अक्सर ना वैलिडेशन तलाश कर रहे होते हैं कि अगर मैंने कुछ किया है लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तब कहीं जाके शायद ये जो मैंने किया है वो वाकई उसका मुझे एक प्राइज़ होगा। लोग ये भूल जाते हैं कि दे नीड टू फोकस ऑन देम सेल्फ, अपनी ग्रोथ पर, अपनी डेवलपमेंट पर एज अ पर्सन, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना और अपने आप को पहले रिस्पेक्ट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि जो आप बात कर रही हैं
कि कई दफ़ा मैं अपनी खुशी की, अपनी अहमियत की जो चाबी है वो दूसरे के हाथ में दे देती हूँ। Exactly, और मुझे लगता है कि मैं तभी अच्छी हूँ या मेरा काम तभी अहम है जब वो दूसरा उसकी तारीफ कर रहा है या Exactly. एक्नॉलेज कर रहा है। ओके, और अगर नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को नजरअंदाज, इग्नोर्ड फील कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम को खुद अहम जानें। दूसरे की तरफ से अगर तारीफ आ जाए तो वो बोनस है, पहले अपने बारे में जो ख्याल है वो अहम है। यानी आप क्या मशवरा अच्छा, दोगी? इसके लिए जो एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, और वो टेक्निक ये है कि आप अपनी पुरानी जो पहले तो ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं इस तकलीफ, जैसे हर डिजीज़ है वैसे ये भी डिजीज़ है, डिजीज़ ऑफ फीलिंग एम्प्टीनेस। आप एम्प्टी फील करते हो। पहले तो ये रियलाइजेशन है दैट यू आर एक्चुअली सफरिंग विद इट, नंबर 1। नंबर 2, इसको एड ऑन ना होने के लिए और इसको हील करने के लिए वन ऑफ द टेक्निक है जिसमें आप अपनी पुरानी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, हाँ आपके पास एक बुरा टाइम आया था फिर एक अच्छा टाइम आया, बुरे से अच्छे वक्त में यकीनन आपने कोई काम किया होगा ना, ऐसे आपने डेवलपमेंट की होगी, अपने ऊपर कोई मेहनत की होगी, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। यहाँ तक कि एडवाइस किया जाता है कि आप उसको लिख कर रख लें सामने, जैसे विजन बोर्ड होता है, उस तरह अपनी तस्वीरें लगाएं जब आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई काम आपने अच्छा किया। ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है, क्योंकि ये जंग से पहले होती है जंग की तैयारी। जिस वक्त तो आप उस तकलीफ में दोबारा उस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस में गए तब तो आप नहीं समझ सकते। तो द मोमेंट यू स्टार्ट रीअश्योरिंग वट एवर यू हैव गेन्ड पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, आपकी नज़रों के जितना सामने रहेगी, तो जब आपके पास जंग आएगी ना, जिस वक्त आप उस फील ऑफ एम्प्टीनेस में जाएंगे, आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड जिसमें आप ये फीडिंग दे रहे हैं आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, वो कहीं ना कहीं आपको आउटलास्ट करेगा उस फील ऑफ एम्प्टीनेस को। बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट। कई दफ़ा हम तकलीफ़ में वरी के साथ एक परेशान माइंडसेट के साथ मज़ीद कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अच्छा मुझे अहमियत नहीं दी, अब मैं और बेहतर काम करके दिखाऊंगा, मुझे अगला अवार्ड मिल जाएगा, उसके बाद मैं अहम महसूस करूँगा, फिर ये दुनिया देखेगी। What you're trying to do is create more out of an empty vessel, जो कि आपको in easy times, हाँ। जब बिल्कुल आपका मूड ठीक है तब आप वो सामने रखें। ये वो तैयारी है जो आप जंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि eventually there will be a time when you will be feeling empty. Absolutely, absolutely. अच्छा, यही चीज़ अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, इसमें थोड़ा सा जेंडर का भी रोल लेके आ जाना वजाहत के, क्या ये फीलिंग ज़्यादा प्रेवलेंट है मर्दों में या ख़वातीन में, और दोनों को क्या इसका डील करने का तरीका मुख्तलिफ होगा? देखिए, साइकाइट्री या साइकोलॉजी में एक बड़ी ख़तरनाक फाइन लाइन है जी। इधर नॉर्मल है आप और इधर एबनॉर्मल है। अब ये बेसिक इंस्टिंक्ट भी तो है ना कि आपने तारीफ सुननी है, आप इतना एंटी सोशल तो नहीं हो सकते, आप काम किए जाएं और जजीरा तो नहीं बन सकते जिंदगी और आप बोलें कि आई लव माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीथिंग, और जाके पहाड़ी की चोटी पे बैठ जाएं। तो फिर क्या होगा? आप लोगों से सुनते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है और आप वही चीज़ डिलीवर करते हैं। ये सोशल एनिमल की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप तारीफ़ के मोहताज ही होना शुरू कर दें तो आप फिर वो लाइन क्रॉस करते हैं। आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ सुनने की आदत होनी चाहिए, उसी से ये हमारा एक किस्म का अच्छा लगता है, हम इसलिए कपड़े अच्छे पहनते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंदर से एम्प्टी हैं या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, अब आज जो आपने बात छेड़ी है या आपको हर वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, जैसे आपने कहा ना कि उनकी नीड्स हमेशा ही अनमेट रहती हैं, क्योंकि अगला देने वाला आज आपके साथ बहुत अच्छा है, अगले दिन से दोबारा इवैल्यूएशन शुरू है, फिर अगले लम्हे दोबारा आपको जज किया जा रहा है, तो देने वाला भी तो थक जाएगा ना। कैन आई ऐड टू दैट? हम अक्सर लोगों को ये तो सिखा देते हैं कि आप जो है वो अपने खुशी पे काम करें, आप दूसरों की वैलिडेशन का इंतज़ार ना करें, लेकिन मे बी हम यहाँ पे लैक करें कि हम यूँ एजुकेट नहीं कर पा रहे। वी शुड एक्चुअली टीच पीपल कि आपको दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग, छोटा सा भी अच्छा सा कुछ काम, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वजाहत वाज सेइंग कि ये ह्यूमन नीड भी तो है, नेचुरल ह्यूमन नीड है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, एनीथिंग यू वांट टू ऐड बिफोर आई क्लोज। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग हमेशा एक दूसरे की, क्योंकि अब आप क्लोज ही का टाइप दे दिए तो अच्छी बात पे एंड हो जाए, तो आप कंजूसी ना करें तारीफ़ करने में भी और तारीफ़ दूसरे की सुनने में भी। इससे एक एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। कोई अगर मेहनत करता है आपके लिए या आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तारीफ तो उसकी बनती है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है खानदान में कोई वाकई वीआईपी है या वाकई वही वैलिडेशन मांग रहा है, तो दे के जान छुड़ाएं, पंगे ना डालें, दे दें। आई थिंक आप जितनी इज्जत देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। थैंक यू वजाहत, थैंक यू रमशा, थैंक यू एनी। और अक्सर वाकई ये अहमियत की जो जंग है, ये है तो अना परस्ती, लेकिन अगर आप किसी को, हमारे यहाँ वैसे भी आई थिंक मिन हैसुल कौम माशरती तौर पर हम लोगों की तारीफ़ नहीं
करते, लोगों को गैर अहम महसूस कराने के लिए भी गो लीप्स एंड बाउंड्स। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जहाँ क्रेडिट ड्यू है वो ज़रूर दीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि खामखाम किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।